बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियाज अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो अभी यहाँ पे लिंक जाहिर होगा, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को कैटेगराइज किया जा रहा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो हम डिस्कस करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट से मुराद है कि वो सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसकी वजह से बिजनेस की वर्किंग मुतासर होती है। तो इसमें एक तो इंटरनल फैक्टर्स हैं, या जिसे हम कहते हैं हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो बेसिकली ऐसे फैक्टर्स जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को अफेक्ट करें, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल एनवायरनमेंट है बिजनेस का। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनली बिजनेस को, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, तो उनको हम कहते हैं वो इंटरनल फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स हैं, जबकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। कैसे फैक्टर्स जो बिजनेस को आउटसाइड अफेक्ट करते हैं, जो बिजनेस के जिसको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। इंटरनल फैक्टर्स को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इनको अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी हमारे पास जो इंटरनल एनवायरनमेंट है बिजनेस की, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, उसको हम कैटेगराइज किया जा रहा है वैल्यू सिस्टम में। मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, कंपनी इमेज एंड ब्रांडिंग एंड कुछ अदर फैक्टर्स हैं इसमें। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम ऑफ द फाउंडर्स एंड पर्सन होल्डिंग टॉप पोजिशन हैव सम वैल्यूज। तो बेसिकली वो लोग, जिन लोगों ने कारोबार को बनाया है, या ऐसे लोग जो इस वक्त इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जो उसकी टॉप पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनकी जो वैल्यूज़ है, उनकी जो पॉलिसीज़ है और उनके बिजनेस करने का जो तरीकाकार है, तो उसको मजमूई तौर पर हम कहते हैं वो बिजनेस का एक वैल्यू सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी डिसाइड द बिजनेस डोमेन, प्रायोरिटीज एंड डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट, बिजनेस फिलोसफी एंड बिजनेस पॉलिसी। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन, उसी की बेस पे उसका मिशन स्टेटमेंट बनती है। मिशन स्टेटमेंट की बेस पे जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन किए जाते हैं। तो कोई भी कंपनी हमेशा डिसाइड करेगी अपने विजन के मुताबिक, उसकी प्रायोरिटीज़ को सेट किया जाएगा अपने विजन के मुताबिक, और अपने विजन के मुताबिक सेट करेगी डायरेक्शन, जिसकी बेस पे वो अपने विजन को, अपने मिशन को कंप्लीट कर सकती है, अचीव कर सकती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का अपना लाजमी तौर पर एक विजन या अपनी एक मिशन स्टेटमेंट होती है। जैसे अभी हम यहाँ पे एग्जांपल, टू बी इंस्पायरिंग, डिस्टिंग्विश्ड एंड ग्लोबली डाइवर्सिफाइड एंटरप्राइज विद द हॉलमार्क ऑफ एक्सीलेंस, ट्रस्ट एंड इनोवेशन। तो बेसिकली ये हमारे सामने विजन स्टेटमेंट है कि इसी की बेस पे वो आप सेट करेंगे अपने मिशन और अपने ऑब्जेक्टिव्स को। तो हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन के मुताबिक अपने मिशन और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। तो मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, composition of board of directors and extent of professionalization of management etc. are important factors in influencing business decision. तो किसी भी कंपनी का जो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली उनकी जो मैनेजमेंट हायरार्की है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी की बेस पे बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है। तो इसलिए जो भी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उसमें फिर देखा जाएगा कि जो भी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिलेक्शन का प्रोसेस, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, किस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो लोग चूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ फिर ये देखा जाता है कि जो मैनेजमेंट आया, उस कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किस तरह से चूज़ किया जाता है, और जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है उसमें कितने प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं। ये सारे मिल के बेसिकली एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, और उसी इन्वायरमेंट की बेस के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाता है। अगर तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अच्छा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर अच्छे ईमानदार लोग बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें ऐसे लोग हैं जो कि अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स हैं और प्रोफेशनल हैं, तो फिर इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी सक्सेस को अचीव करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या टॉप मैनेजमेंट है हमारी, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो डिसऑनेस्ट हैं, ऐसे लोग हैं जो नेपोटिज्म को फ़रोग देते हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो अपनी रिश्तेदारियाँ, अपनी दोस्तियाँ, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको नवाजने की कोशिश करते हैं, और उनके सामने कंपनी का मफाद नहीं है। तो उस सूरत में फिर ऑब्वियसली उस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी या वो जो कंपनी होगी, उसके लिए सक्सेस अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए।
तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फर्दर कैटेगराइज किया जा रहा है माइक्रो एंड मैक्रो में। हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इनको। तो माइक्रो एनवायरनमेंट है क्या? The macro environment consists of the factors in the company's immediate environment that affect the performance of the company directly। कि ऐसी environment जिसकी वजह से, ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली इफेक्ट होती है, वो डायरेक्टली मुतासर होती है। और हमारे जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, तो मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच हैव अ बेयरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। तो ऐसे फैक्टर्स जिनका रिलेशन, जिनका ताल्लुक बेसिकली एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ है, जो कि इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते बल्कि ये बिजनेस के ऊपर इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी पॉलिटिकल। तो ऐसे फैक्टर जिनका ताल्लुक सोसाइटी के साथ है और वो कंपनी के परफॉर्मेंस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो उनको हम कहते हैं वो मैक्रो एनवायरनमेंट है। तो ये हमारे सामने आ रही है माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में सप्लायर्स, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, फाइनेंसर्स एंड पब्लिक शामिल है। वन बाय वन इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे सामने आ रहा है यहाँ पे सप्लायर्स। तो सप्लायर्स क्या है? दोज हु सप्लाई द इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल्स, अदर इनपुट्स एंड कंपोनेंट्स टू द कंपनी। Importance of reliable sources of supply is always felt by the company। तो सप्लायर्स किसी भी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्लायर्स अगर होंगे तो कंपनी अपनी प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल हासिल कर सकेगी। इस तरह से बाकी जो इनपुट्स हैं रॉ मटेरियल के अलावा, इस तरह से बाकी इनपुट मशीनरी वगैरह बाकी जो कंपोनेंट है वो कंपनी हासिल कर सकती है सप्लायर से। तो इसलिए सप्लायर की इंपॉर्टेंस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे सप्लायर रिलायबल है, उनके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, वो टाइमली हमें सप्लाई गुड्स के कर देंगे, टाइमली हमें रॉ मटेरियल पहुंचा देंगे, फिर कंपनी के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो कंपनी अपने टाइमलाइन के मुताबिक आसानी से उन्हें जो ऑर्डर मिले होते हैं उनको फुलफिल कर सकती है। इसलिए सप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। तो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आर द फर्म्स इंक्लूड मिडल मैन सच एज एजेंट्स एंड मर्चेंट्स। तो एजेंट और मर्चेंट से मुराद बेसिकली हमारे होलसेलर एंड रिटेलर हैं। मिडल मैन है जो कि हेल्प करते हैं बिजनेस को इन प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड टू फाइनल कंज्यूमर्स। जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर होगा, जो भी बिजनेस होगा, उसने गुड प्रोड्यूस कर लिए तो फिर नेक्स्ट होलसेलर की तरफ जाएगा, होलसेलर आगे रिटेलर को सेल करेगा, रिटेलर की बाद से रिटेलर की तरफ से जो फाइनल कंज्यूमर है उसको गुड्स ट्रांसफर होंगी। तो बेसिकली होलसेलर और रिटेलर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को कहा जाता है ये मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर्स। तो कस्टमर्स को बेसिकली कहा जाता है किंग। ये वो लोग हैं कि जो बेसिकली बिजनेस के हवाले से जिनको देखा जाता है कि बिजनेस के अंदर ये किंग की हैसियत रखते हैं, क्योंकि तो किसी भी किस्म का बिजनेस हो बेसिकली हर किस्म का बिजनेस सर्व करता है कस्टमर को। इसलिए कहा जाता है कि मेजर टास्क ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड सस्टेन कस्टमर्स। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस का, एक तो वो क्रिएट करे ना सिर्फ कस्टमर को, उसके साथ साथ कस्टमर्स का सस्टेन होना भी ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए कि जो उनके कस्टमर्स हैं, एक तो उनको आइडेंटिफाई करे, एक तो कस्टमर्स क्रिएट करे, उसके साथ साथ फिर कस्टमर्स को अपने पास होल्ड करके भी रखे। तो बिजनेस एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स कस्टमर। अगर कस्टमर्स होंगे तो बिजनेस जाहिर सी बात है उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी। मॉनिटरिंग कस्टमर सेंसिटिविटी इज़ वेरी एसेंशियल। तो हर अच्छी कंपनी कस्टमर को देखती है कि कस्टमर क्या चाहते हैं, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की लाइक एंड डिसलाइक क्या है। तो कस्टमर की लाइक एंड डिसलाइक के मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक जो उसकी गाइडलाइन होंगी, जो उसकी ख्वाहिशात होंगी, उसी के मुताबिक गुड्स उसको प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, कंज्यूमर या जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड के मुताबिक जो मैन्युफैक्चरर है वो रॉ मटेरियल सप्लायर से हासिल करते हैं, तो आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर ये दोनों बेसिकली हमारे इंटरमीडियरीज हैं, और जो फाइनल कंज्यूमर है उन तक प्रोडक्ट पहुंच जाती है। सेम इस तरह से यहाँ पे जैसे डिस्कस किया गया है, यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि जो हमारा कस्टमर है उसका ऑर्डर होगा, बेसिकली उसका लाइक डिसलाइक आपको बताते हैं जो रिटेलर है। रिटेलर आगे इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं होलसेलर को, जबकि होलसेलर जो है वो आगे इन्फॉर्मेशन फिर कन्वे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो। तो फाइनली बेसिकली मैन्युफैक्चरर गुड्स तैयार करता है, प्रोडक्शन करता है, और ये प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं कंपेटिटर्स। तो कंपेटिटर्स आर द बिजनेस, वो कारोबार है, वो बिजनेस है जो कि जिस किस्म के गुड्स हम
या सर्विसेज हम कस्टमर को मुहैया करते हैं, तो ये भी वैसे ही बिजनेस कर रहे होते हैं। योर कंपेटिटर्स आर नॉट जस्ट दोज यू आर करंटली कम्पीटिंग विद। तो इसमें ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि कंपेटिटर्स जस्ट वही नहीं है कि जो अभी जिनके साथ अब हम कम्पीट कर रहे हैं, बल्कि जो कि सोच रहे हैं इस किस्म का कारोबार करने का, जिस किस्म की हम गुड प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे लोग जो कि फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हम वैसे काम शुरू करेंगे, तो वो भी हमारे कंपेटिटर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंसर्स। नाम से जाहिर है ये ऐसे लोग हैं जो कि अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, जो पैसा मुहैया करते हैं। इसमें इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, आगे अगर पैसा चाहिए तो अपने किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर से, किसी दोस्त से पैसा पकड़ा जा सकता है। इस तरह से इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स, यानी कि इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, बैंक्स वगैरह। और आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। तो अगर हमें रकम की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंस चाहिए, तो फाइनेंस जो है वो यहाँ से हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक। तो पब्लिक आर द ग्रुप्स विच हैव एक्चुअली इंटरेस्ट इन द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स टारगेट्स। तो बेसिक इसमें मीडिया हाउसेज भी आ सकता है, इसके अलावा इसमें जो NGOs वगैरह हैं, ओवरऑल जो सिटीजन्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो बेसिकली ये पब्लिक है जिसका इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसमें कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल और ग्लोबल, नेचुरल एंड डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट शामिल है। ये हमारे पास है सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। नेम से जाहिर है कि दो किस्म की इसमें चीज़ें आ रही हैं। सोसाइटी से इसका ताल्लुक है और उसके साथ साथ हमारा जो कल्चर, हमारा जो बिलीफ है, जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो कल्चर है वो इसमें शामिल है। तो सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट रेफर टू इन्फ्लुएंस ऑफ द फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंपनीज कैपेसिटी। ये इस किस्म के फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी की पावर में नहीं है, कंपनी की कैपेसिटी से बियॉन्ड है, कंपनी उसको कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं होती। क्योंकि तो पीपल एटीट्यूड टुवर्ड्स द रोल ऑफ फैमिली, मैरिज, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, कल्चरल एस्पेक्ट इन सोसाइटी, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, सोशल रिस्पॉन्सिबलनेस एक्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि ये सारे के सारे वो एस्पेक्ट हैं जिनको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। तो लाजमी तौर पर ये सोशल और जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो कंपनी को अफेक्ट करते हैं। और कंपनी बेसिकली जो भी प्रोडक्शन करती है, तो वो लाजमी तौर पर सोशल एंड जो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक उसी दायराकार के अंदर रहते हुए गुड प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें जो कि हलाल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हमारा जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे सर्वाइव करना। तो हर किस्म की कंपनी जिस सोसाइटी में जाती है उसी के कल्चर के मुताबिक, उसी की सोसाइटी के मुताबिक जो है वो गुड्स को प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मैकडोनल्ड वाले हैं, पाकिस्तान में आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जितना भी मीट यूज़ कर रहे हैं वो सारे का सारा हलाल है। अगर यूरोप की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो सूरत हाल वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हम जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, तो इसलिए हर किस्म का जो बिज़नेस है, तो इसलिए जो बिजनेसमैन है अगर वो खुद को अडॉप्ट नहीं करेंगे, खुद को चेंज नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी के मुताबिक और जो बदलती हुई सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर वो खुद को चेंज नहीं करेंगे, तो बिज़नेस के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक, बदलती हुई टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो बिज़नेस है वो खुद को मोल्ड करे, खुद को उसके मुताबिक ढालें। अदरवाइज बिजनेस के लिए सर्वाइव करना आजकल की इन्वायरमेंट के अंदर बड़ा मुश्किल है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट रेफर्स इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो बेसिकली हमारे सामने 3 पिलर्स हैं। These 3 पिलर बेसिकली कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटीज। यही पिलर है जो बेसिकली जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करते हैं। लेजिस्लेचर डिसाइड्स स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। लेजिस्लेचर एक कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो उसके ऊपर अमल करवाता है, और जुडिशरी का रोल होता है जस्ट वॉच डॉग वाला, कि वो देखती है कि जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन की हदूद के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज के अंदर रह के हो रहा है, जिसमें लोगों का इसमें मुफाद शामिल है या लोगों का इसमें इंटरेस्ट, लोगों का इसमें मुफाद शामिल है या नहीं। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो भी रूल बनाएगी, जो भी गवर्नमेंट लॉ इम्प्लीमेंट करेगी, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली वो अफेक्ट करेगा बिजनेस को। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट।
तो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एंड कम्युनिकेशनल एडवांसमेंट वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज। हम जानते हैं कि आजकल इंटरनेट की वजह से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और राब्ते जो हैं वो बहुत तेज़ हो चुके हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि देयर आर नो प्रोटेक्टेड मार्केट्स, कि आजकल कोई भी मार्केट प्रोटेक्टेड नहीं है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि देयर आर नो प्रोटेक्टेड मार्केट ड्यू टू डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कि कोई भी मार्केट आज के दौर में सेपरेट होकर काम नहीं कर सकती, प्रोटेक्टेड नहीं है। ऐसे नहीं है कि उसके ऊपर किसी किस्म का इम्पैक्ट ना आए इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है उसका। तो वो बड़ा मुश्किल है आज के दौर के अंदर, आप दुनिया से कट के नहीं रह सकते। आजकल हर किस्म का जो बिजनेस है उसके ऊपर लाजमी तौर पर इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर इंक्रीज कर जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट लाजमी तौर पर जो है वो उसका इम्पैक्ट लाजमी तौर पर बिजनेस पे आएगा, चाहे वो बिजनेस एक स्मॉल स्केल पे या लार्ज स्केल पे है। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन नेचर। किसी भी किस्म की हमारी बिजनेस एक्टिविटी हो जिसका ताल्लुक चाहे एग्रीकल्चर के साथ है या इंडस्ट्री के साथ है, तो उसका ताल्लुक ऑब्वियसली नेचर के साथ है। टिल रिसेंटली बिजनेस यूनिट्स डिड नॉट केयर फॉर इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, इंडस्ट्रीज कंटेमिनेटेड वाटर एंड polluted air. Much environmental damages has been caused by industry. As a result, ecological imbalances has been created. जैसे हम जानते हैं कि आजकल सर्दियों के अंदर फोग का बड़ा इशू है, तो उसकी जो मेन रीज़न है वो पोल्यूशन है, जो कि इंडस्ट्री की वजह से है। यूजुअली जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें ख्याल नहीं इतना ज़्यादा किया जाता इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, लेकिन आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर किया जा रहा है, यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी। इसलिए वहाँ पे आ रहा है कि आप कोशिश करें कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको सेव किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। Size and growth rate of population, life expectancy rate, age and sex composition of population, work participation rate, distribution of population, employment status, rural urban distribution of population, educational levels, religion, cost, ethnicity, languages are the demographic factors। ये सारे वो factors हैं जो कि affect करते हैं business को। These factors constitute demographic environment. Business decisions are also influenced by these demographic environment। तो बेसिकली ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट वजूद में आती है, और जितने बिजनेस डिसीजन हैं वो लाजिम तौर पर इनकी वजह से इन्फ्लुएंस होंगे। ये सारे के सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। फॉर एग्जांपल जैसे कि एज है, ऐसे लोग जो एजेड ज़्यादा हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, काम करने की इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो वहाँ पे ओल्ड हाउसेज वगैरह बनेंगे, बिजनेस जो है वो एक वहाँ पे ओपन किए जा सकते हैं। उनकी केयर करने के हवाले से इंश्योरेंस कंपनी सामने आ जाएंगी। इसी तरह से डिफरेंट किस्म की चीज़ें इफेक्ट करती हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आ जाता है इसमें। अगर फीमेल काम ज़्यादा करें तो उसकी वजह से जो उनके घर के मामलात हैं, उनके जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इसी तरह से लोगों का एजुकेशन लेवल, लोगों का रिलीजन, लोगों की कास्ट, लोगों की लैंग्वेज, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी ना किसी तरह से बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। बिजनेस के डिसीजन के ऊपर ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बिजनेस के डिसीजन को किसी ना किसी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।